यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक दृष्टिकोण में दो रूपों में देखा जाता है, एक अविकसित अर्थव्यवस्था और एक विकासशील अर्थव्यवस्था। इन दो पहलुओं पे हम नजर डालें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में क्यों जानी जाती है, उसके क्या कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था माना गया। जिसके कुछ बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको अविकसित अर्थव्यवस्था क्यों माना जा रहा है। जैसे सबसे पहले निम्न प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय की गणना के बाद हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो में अध्याय 14 में अध्ययन किया था। निम्न प्रति व्यक्ति आय यानी भारत का जो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, निम्न है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में निम्न प्रति व्यक्ति आय है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है अविकसित अर्थव्यवस्था है। इसमें हम बात करें तो भारत जो है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 170वां स्थान रखता है। विश्व के लगभग जो देश हैं 200 के समथिंग देश हैं और उनमें से 170 75 80 देशों के आंकड़े जो हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े यूएनओ WTO को उपलब्ध हो पाते हैं, उसके आधार पे ये स्थान निर्धारित होता है। तो भारत का स्थान 170वां है, जो ये दर्शा रहा है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के अनुसार विश्व के एकदम निम्न देशों में आता है, लास्ट के देशों में आता है। इसलिए भारत में लोगों की आय जो है निम्न है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं भारत एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा पॉइंट है जीवन की निम्न गुणवत्ता। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है वो काफी नीचा है और जीवन स्तर को मापने के जो मापदंड है अर्थव्यवस्था में वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य से हम आकलन करते हैं कि व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा है। अगर व्यक्ति की आय अच्छी होगी तो उसका एजुकेशन और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब उसके पास आय नहीं होगी तो वो न तो अच्छी शिक्षा ले पाएगा न ही उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन दोनों बिंदुओं का हम आकलन जो है, आंकड़े जो है शिक्षा, उसका आंकड़ा हमें साक्षरता उपलब्ध करवाता है जो 2011 के अनुसार भारत का 74.04% है। स्वास्थ्य का आंकड़ा हमें जीवन प्रत्याशा बताती है कि यहाँ के लोगों की, यहाँ के नागरिकों का जीवन कितने वर्ष का होता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद कितने वर्ष तक जीने की उसकी संभावना है, प्रत्याशा है, उसको कहा जाता है जीवन प्रत्याशा, जो भारत की 68 वर्ष है यानी 68 वर्ष। तो अभी भी भारत में लगभग 1/4 जनसंख्या जो है निरक्षर है, जिसको किसी एक भाषा को लिखने पढ़ने और समझने का ज्ञान नहीं है। उसके बाद जीवन प्रत्याशा 68 जो हमारे पड़ोसी चीन, श्रीलंका, जापान, इन एशियाई देशों से भी काफी कम है। यानी हमारे यहाँ एवरेजली व्यक्ति का जो जीवन काल है वो कम है। तो इन दोनों तथ्यों से हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य का आकलन होता है जो काफी कमजोर है अन्य देशों की तुलना में। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों का जीवन स्तर जो है काफी नीचा है, उसकी गुणवत्ता जो है निम्न है। अगला है गरीबी की समस्या। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और गरीबी जो है आजादी से पहले और आजादी के बाद से लेकर वर्तमान तक लगातार बनी हुई है, और इसी कारण गरीबी जो भारत की एक मुख्य समस्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था में गिनी जाती है। 2011-12 में सुरेश तेंदुलकर समिति थी, उसके अनुसार
21.92% जनसंख्या जो है भारत में गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी गरीब लोग थे, जो एक काफी बड़ा आंकड़ा है। 21.92% लोग जो हैं आज भी भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन स्तर जी रहे हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान है, कृषि पे निर्भर करती है और स्वतंत्रता के समय लगभग 74% व्यक्ति जो हैं वो कृषि पे निर्भर थे, यानी उनकी आजीविका का साधन कृषि था। आज भी 50% लोग जो है प्राथमिक रूप से कृषि कार्य करते हैं, उनका जीवन निर्वाह जो है कृषि से होता है। इनडायरेक्टली रूप से कृषि से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 50% लोग जो है वो आज भी कृषि पे डिपेंड करते हैं, जबकि जीडीपी में योगदान जो है मात्र 15%। कृषि का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है मात्र 15%। उसके बाद हम बात करें जनांकीय कारक। जनांकीय कारक जो है उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ की जो जनसंख्या है उसका वृद्धि दर क्या है। हमारी एक नई जनगणना में जनसंख्या बढ़ के आती है और मोटे रूप से बात करें तो 2001 से 2011 इन 10 वर्षों में भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है उसके बराबर है। यानी हम प्रति जनगणना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर जनसंख्या जो है हमारे यहाँ प्रति जनगणना में बढ़ जाती है। यानी भारत में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है और जनाधिक्य जो है वो सारी समस्याओं का मूल बना हुआ है। मोटे रूप से बात करें तो भारत में 17.64% जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, जो पहले ज्यादा थी अब थोड़ा कम होती जा रही है, लेकिन 17.64% बहुत ज्यादा वृद्धि दर है। उसके बाद हम बात करें, अगला पॉइंट है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या जो है वो भारत में मुख्य रूप से छिपी हुई बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। जो बेरोजगारी की सबसे जटिल श्रेणियां हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति दिखता तो रोजगार युक्त है लेकिन वह पूर्णतः रोजगार युक्त नहीं होता है। ये मुख्य रूप से कृषिगत क्षेत्रों में पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उनके कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नई टेक्नोलॉजी आने से अकुशल कारीगर जो बेरोजगार हो जाते हैं, कुशल लोगों को कुछ को रोजगार मिल जाता है। हमारे यहाँ आजादी के बाद औद्योगिक नीतियां बनाई गई, 90 में वैश्वीकरण को अपनाया गया, पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए। तो ये संरचनात्मक जो परिवर्तन अर्थव्यवस्था में होता है उसके कारण भी भारत में काफी बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैली है। उसके बाद है पिछड़ी हुई तकनीक। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है काफी पुरानी, काफी पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ काम में ली जाती है, क्योंकि हमारे देश का क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, जनसंख्या का आधिक्य बहुत ज्यादा है, इसलिए हम हर एक चीज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और काफी पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसी से हमारा काम चलता रहता है। जैसे संचार क्रांति में बात करें, अभी पूरे इंडिया में 3G 4G नेटवर्क सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है, जबकि आप यूरोपियन कंट्रियों में जाएंगे तो वहाँ 7G चल रहा है। भारत के बड़े शहरों में, मेट्रो सिटियों में 5G प्लान आ रहा है, लेकिन अभी भी भारत का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पे अभी तक 3G 4G सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि बहुत से गांव ऐसे हैं जो सड़क से, बिजली से, संचार से, दूरदर्शन से जुड़ना अभी बाकी है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पिछड़ी हुई है। अन्य विशेषताएं, अन्य में बात करें तो हमारा सामाजिक जो संरचना है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार हमारे यहाँ जो भी
HDI है यूएनओ के अनुसार। ये सारे अन्य देशों की अपेक्षा जो है थोड़ा सा कमजोर आंकड़े दर्शाते हैं। जैसे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो है वो हमारा काफी कमजोर है, 130वां स्थान है 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो 2015 की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक जो है उसमें 130वां स्थान है। इस स्थिति का आकलन हम इससे कर सकते हैं कि हमारा पड़ोसी देश चीन जो 90वें स्थान पे है, श्रीलंका जो हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश है वो 73वां स्थान रखता है और हमारा स्थान 130वां है। तो ये सारे बिंदु जो हैं, सारे तथ्य जो हमें ये बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में क्यों जानी जाती है। ऐसे कौन से कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय निम्न है, राष्ट्रीय आय भी कम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में काफी तीव्र और सतत वृद्धि हुई है। मोटे रूप से हम बात करें तो भारत में 1950 से लेकर 1980 तक विकास दर जो है 3.5% रही, जो काफी कमजोर थी। लेकिन उसके बाद हम 1990 से लेकर वर्तमान में बात करें तो यहां जो है ये विकास दर 6.5% से भी अधिक आ रही है। यानी आजादी के बाद जो हमारे शुरुआती 20-30 साल थे उनमें हमारी विकास दर काफी कमजोर थी, लेकिन 90 में हमने जो नई वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनाया, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के इस दौर में जब हम आए तो हमारा विकास दर जो है उसमें काफी वृद्धि हुई और वो सतत विकास दर जो है वो जारी है। ये नहीं कि एक वर्ष वृद्धि हुई दूसरे वर्ष नहीं हुई, अब लगातार हम प्रति वर्ष जो है इसमें वृद्धि करते जा रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब विकासशील अर्थव्यवस्था बन चुकी है। दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। 1950-51 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 74% लोगों का जीवन का साधन था कृषि, और उस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो हमारे जीडीपी में जो था वो लगभग 50% था। यानी 74% लोग जो है उससे रोजगार प्राप्त कर रहे थे और जीडीपी में योगदान जो है लगभग आधा था, 50% था। किंतु 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार ये योगदान जो है अब कृषि क्षेत्र का 15% रहा है और 74 के स्थान पे 50% लोगों का आय का साधन कृषि है, और जीडीपी में योगदान 50 की जगह कितना हो गया, 15 हो गया। यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में कम हो रहा है और सेवा क्षेत्र जो है उसका योगदान बढ़ के वर्तमान में 60% हो गया है, जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी है उनके जितना हो रहा है। यानी हमारा तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है काफी मजबूत हुआ है, हमारे जीडीपी में उसका योगदान 60% हो गया, जो ये दर्शा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी गति से विकास कर रही है और विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। उसके बाद हम बात करें आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना। यानी हमारी आधारभूत संरचना जो है सड़क, परिवहन, विद्युत, बैंकिंग सिस्टम, ये सारा जो है काफी मजबूत होता जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से। जैसे हम बात करें पिछले 65 वर्षों में हमारी विद्युत क्षमता जो है वो लगभग 1000 गुना बढ़ी है। पिछले 65 वर्षों में हमने भारत में ऊर्जा संसाधन विद्युत के रूप में जो काम में आ रही है उसमें हमने 1000 गुना वृद्धि की है।
और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसको हम कह सकते हैं। परिवहन के क्षेत्र में बात करें तो सड़क परिवहन जो है भारत का, वर्तमान में 54 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें भारत में बन चुकी हैं और काफी द्रुत गति से इन पे काम चल रहा है। तो ये भी दर्शा रहा है कि भारत की आधारभूत संरचना जो है उसमें काफी मजबूती आई है। इसके बाद हम बात करें साक्षरता की, तो 1951 में हमारी साक्षरता जो है 18.3% साक्षरता थी, जो 2011 के अनुसार 74.04% है, जो ये दर्शा रही है कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर जो है काफी गति से बढ़ रहा है और आगामी जो 2021 की जनगणना है उसमें ये 80+ साक्षरता जो है हो जाएगी। तो हम काफी अच्छी गति से हमारे आधारभूत संरचना जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। विद्युत हो, परिवहन, सड़क हो, साक्षरता हो, इन सब में परिवर्तन आ रहा है। जीवन प्रत्याशा जो 1951 में 32 वर्ष थी, आज 68 वर्ष है, यानी 32 से हम 68 वर्ष, दुगनी से भी ज्यादा हमने लोगों की औसत आयु जीवन प्रत्याशा पिछले 70-65 वर्षों में अप की है, बढ़ाई है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जाती है। अन्य कारण, इनके अलावा भी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अब अविकसित अर्थव्यवस्था न होकर विकासशील अर्थव्यवस्था है, जो कुछ ही वर्षों में विकसित अर्थव्यवस्था की ओर आ जाएगी। अन्य कारकों में हम बात करें जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जो 1971-81 में हमारी 25% के आसपास पहुंच गई थी, यानी प्रति जनगणना में हम एक नया ऑस्ट्रेलिया जितनी, महाद्वीप जितनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे, अब ये घटकर 17.04% हो चुकी है, 17.64%। तो जनसंख्या वृद्धि दर को भी हम एक संतुलित स्थिति में लाने की कोशिश करें। जनसंख्या वृद्धि दर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जाते हैं। कौशल विकास, कौशल विकास से तात्पर्य है किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से करने का ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसको कहते हैं कौशल, यानी किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने की जो कला है, ज्ञान है, उसको हम कहते हैं कौशल। वर्तमान अर्थव्यवस्था में कौशल की आवश्यकता, स्किल की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए 15 जुलाई 2015 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन चलाया है, जिसके तहत पूरे भारत में कौशल विकास के लिए अलग अलग तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिससे भावी पीढ़ी जो है अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके। उसके लिए सरकार के स्तर पे बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे डिप्लोमा, डिग्रियां चलाई गई हैं यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजों के माध्यम से, जिससे भावी जनता, भावी पीढ़ी जो है उस स्किल्स को प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सके। क्योंकि भारत का जो शिक्षण सिस्टम है वो स्किल डेवलपमेंट पे कम ध्यान देता है, इसलिए इन चीज़ों की आज भारत में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमें कुशल जो है श्रमिकों की आवश्यकता है और उसकी भारत में कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी प्रकार का स्किल विद्यार्थी में पैदा नहीं करता, इसलिए स्किल आधारित शिक्षा की वर्तमान में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना करके विभिन्न प्रकार के स्किल्स जो हैं उनसे संबंधित कोर्स स्थापित किए गए हैं, जिससे भारत की जो भावी पीढ़ी है वो स्किल अपना डेवलप कर सके और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।